अपवर्तनांक के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? तो आज हमें अपवर्तनांक के बारे में पढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका वीडियो का चैप्टर 10 साइंस वीडियो का पार्ट 9 है। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए हम शुरुआत करते हैं। आप पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि जब प्रकाश की किरणें तिरछी गमन करती हुई एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है। इसी को आप अपवर्तन कहते हैं। आप जानते हैं कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपनी दिशा क्या करती है, वो बदल लेती है। इस चीज़ को आपको पता है। चलिए अब हम देखते हैं। किन्हीं दिए गए माध्यमों के युग्म के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में जाना जाता है। कहने का मतलब है, जब दो माध्यम है, दो माध्यम के अनुपात में किस प्रकार से प्रकाश की किरणें अपनी दिशा को बदलेंगी, उसी को हम अपवर्तनांक के रूप में जानते हैं। जो समीकरण में दाएं पक्ष में प्रकट होने वाला स्थिरांक है। समीकरण क्या है? 10.4। आप इसके पहले देख चुके हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अपवर्तनांक एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण के आपेक्षिक चाल से इसको जोड़ा जाता है। यानी अलग अलग माध्यम में प्रकाश किस प्रकार से संचरण करता है, किस प्रकार से गति करता है, उसके आपेक्षिक चाल के रूप में इसे व्यक्त किया जाता है। यह देखा गया है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। निर्वात यानी शून्यावकाश में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी कि निर्वात यानी कहा जाए कि जहाँ पर कोई वायुमंडल ना हो तो वहाँ पर प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इतना हो आपको समझ में आया? चलिए, निर्वात में प्रकाश की सर्वाधिक चाल होती है। इसके बाद प्रकाश किसी माध्यम में निर्वात की अपेक्षा थोड़ी ही कम होती है। यानी कि निर्वात में सबसे ज़्यादा चाल होगी, उसके बाद कोई भी माध्यम हो, जैसे पानी है, तेल है, कांच है, हीरा है, नीलम है, माणिक है, बर्फ है, जल है, अल्कोहल है, संगलित क्वार्ट्ज है, तारपीन है, इन सभी के अंदर जो होगा प्रकाश की चाल क्या होगी? अलग अलग होगी, लेकिन हमेशा निर्वात से कम होगी। यानी सबसे अधिक चाल प्रकाश की कहाँ होती है स्टूडेंट? तो निर्वात में होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा थोड़ी ही कम होती है। यानी निर्वात से वायु में थोड़ी ही प्रकाश की अपेक्षा चाल होगी, कम होगी। लेकिन कांच और पानी में ये चाल क्या होती है? घट जाती है। दो माध्यमों के युग्म के लिए अपवर्तनांक का मान दोनों माध्यमों के प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। यानी जब आप अपवर्तनांक निकालेंगे, ईटा, इसे अपवर्तनांक से दर्शाते, इसे ईटा पढ़ते हैं। जब आप निकालेंगे तो अपवर्तनांक क्या है? दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात अपवर्तनांक है। अगर आपसे कोई पूछे अपवर्तनांक क्या है, तो दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात। अगर आपसे कोई पूछे कि अपवर्तनांक क्या है, तो आप कहेंगे दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अपवर्तनांक है, प्रकाश की चाल का अनुपात है अपवर्तनांक। आप इसे अपवर्तनांक कह सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि दो माध्यमों चाल के अनुपात को क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे सर अपवर्तनांक कहेंगे। चलिए स्टूडेंट, अब हम आगे देखते हैं। चलिए, कह रहा है कि मान लीजिए माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v1 है और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल
v2 है। यदि कह रहा है कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v1 और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल v2 है, तो कह रहा है कि प्रकाश की चाल हम कैसे दर्शाएंगे, तो हम दर्शाएंगे माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। अगर जब आप माध्यम 2 का माध्यम यानी आप जब n21 दर्शाएंगे स्टूडेंट, जब आप दर्शाएंगे n21 तो आपका v1 अपॉन v2 होगा। जब आप दर्शाएंगे n21 यानी माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बराबर माध्यम 2 के प्रकाश की चाल, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ेंगे माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 की चाल। तो आप इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। इसी प्रकार जब आप n12 दर्शाएंगे तो आप दर्शाएंगे कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 की चाल। इस प्रकार से इसे हम दर्शाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यदि माध्यम निर्वात एक वायु है, मान लीजिए कि माध्यम 1 क्या है, वायु है, और माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जा रहा है। मान लीजिए आप निर्वात माध्यम 1 को मान लिए हैं, माध्यम 2 कोई माध्यम है, जैसे पानी, हवा, कुछ भी हो सकता है। तो आप उसको दर्शाएंगे कैसे, तो आप दर्शाएंगे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, तो आप उसे दर्शाएंगे यन यम से। इससे दर्शाएंगे यन यम से। तो आप लिखेंगे वायु में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल आपको पता है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, इतना आप जानते हैं। फिर आप लिखेंगे माध्यम में प्रकाश चाल। अगर आपको निकालना है कि वायु के सापेक्ष अगर आपको निकालना है कि वायु में प्रकाश चाल, माध्यम प्रकाश की चाल भी है, तब माध्यम का अपवर्तनांक, मान लीजिए अगर आपको माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है तो आपको लिखना पड़ेगा कि वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। यानी यन यम का मतलब होता है मीडियम, मीडियम का मतलब होता है माध्यम। जैसे आपको कोई भी कहता है आप किस मीडियम में पढ़ते हो, उसका मतलब आप हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, उसी प्रकार के प्रकाश यहाँ पर एन एम का मतलब होता है मीडियम। चलिए आगे, माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक केवल अपवर्तनांक कहलाता है। यानी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक केवल अपवर्तनांक ही कहलाएगा। 10.3 में अनेक माध्यमों का अपवर्तनांक दिया होगा। आपको 10.5 से ज्ञात होगा कि जल का अपवर्तनांक 1.33 है। यानी आपको पता होना चाहिए कि जल का अपवर्तनांक क्या है, 1.33 है। इसी प्रकार से वायु में प्रकाश का वेग तथा जल में प्रकाश का वेग का अनुपात 1.33 है। इसका मतलब ये होगा। इसी प्रकार क्राउन कांच में अपवर्तनांक Ng बराबर 1.52 होता है। ऐसे आंकड़े अनेक स्थानों पर उपयोगी हैं, यद्यपि आपको इन आंकड़ों को आवश्यकता नहीं है। आपको इसको याद करने की आवश्यकता नहीं, केवल जान लीजिए बस। देखिए इसमें आपको जानना है कि सबसे कम अपवर्तनांक किसका है, तो वायु का है। सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका है, हीरे का है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वायु में प्रकाश की चाल क्या है, सबसे ज़्यादा है, और हीरे में प्रकाश की चाल क्या है, कम है। इसका मतलब क्या है कि अगर प्रकाश की चाल ज़्यादा तो चाल ज़्यादा होगा स्टूडेंट, तो अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। आपको इस चीज़ ध्यान रखना है। और जब अपवर्तनांक कम होगा चाल ज़्यादा होगी, और चाल कम होगी तो अपवर्तनांक ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या है, जब हीरे का अपवर्तनांक ज़्यादा है, इससे प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका अपवर्तनांक कम, इसका मतलब प्रकाश चाल यहाँ पर ज़्यादा होगी। अगर आपको कोई तुलना करने को बोले कि बताइए कि वायु और जल दोनों में किसके प्रकाश का अपवर्तनांक अधिक होगा, किसमें अपवर्तनांक अधिक होगा, तो आप बताएंगे जल का। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि चाल किसमें अधिक होगा, तो जिसका अपवर्तनांक कम है उसमें चाल अधिक होगा। इसका मतलब आप बताएंगे कि जल की अपेक्षा वायु में प्रकाश की चाल क्या है, अधिक है। अगर आपसे कोई अपवर्तनांक पूछे तो आप बताएंगे कि वायु की अपेक्षा जल का अपवर्तनांक अधिक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर अपवर्तनांक ज़्यादा है तो चाल कम होगी, अगर चाल कम है तो अपवर्तनांक ज़्यादा है। इतना आपको समझ में आया। ध्यान दिए स्टूडेंट, आपको इस सारणी को नोट करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको इतना ध्यान रखना है, बस थोड़ा बहुत याद रखना है। ठीक।
ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी अपवर्तनांक मैंने आपको बताया, अब हम आगे सवाल करेंगे। देखिए स्टूडेंट, सवाल क्या है, आपका सवाल देखिए, कह रहा है कि वायु में गमन करती हुई प्रकाश किरण तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब से दूर जुड़ जाएगी। देखिए, वायु में गमन करती हुई प्रकाश की एक किरण जल में, यानी ऐसा मान लीजिए जल है, क्या है, जल है, ये वायु है, ये अभिलंब है। अब प्रकाश किरण यहाँ से आ रही है, क्या होगी, मैंने आपको बताया था जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है ना। तो वही चीज़ आपको बताना है कि वायु क्या है, विरल माध्यम है, जल क्या है, सघन माध्यम है। तो आपको बताना है कि जो प्रकाश किरण होगी वह अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। इतना समझ में आया। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा प्रकाश में वायु का अपवर्तनांक 1.5 अपवर्तनांक कांच की प्लेट पर प्रवेश करता है तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। तो आपको किसका निकालना है, तो आपको कांच का निकालना है। तो यन किसके सापेक्ष निकाला, वायु के सापेक्ष। तो कांच है तो एन जी लिख दीजिए, एन जी बराबर आपको लिखना है वायु का अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक, सॉरी आपको किसका दिया है, कांच का अपवर्तनांक दिया है और वायु का वेग दिया। वायु का वेग कितना है, 10⁸। तो आपको निकालना क्या, आपको निकालना है कि कांच में वायु का वेग, यानी आपको V2 निकालना है। तो आपको एनजी कितना दिया हुआ है, एनजी आपको दे दिया है 1.50 ना, बराबर 3 × 10⁸ बटे में किस में वेग है, तो VG निकालना है, यानी वेग ग्लास का निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आप क्या करेंगे, आप देखिए मैं बताता हूँ इसको, आपको इस सवाल को कैसे आपको सोल्व करना है। देखिए क्या रहा है कि आपको दिया है, किसका वेग दिया स्टूडेंट, तो आपको दिया है कांच का वेग, कांच का वेग दिया है। तो यानी आपको निकालना है Ng बराबर, आपको लिखना है वायु में प्रकाश वेग और बटे कांच में प्रकाश वेग, इतना लिखे। Ng बराबर कितना है, यानी ग्लास का अपवर्तनांक कितना है, 1.5 दिया है, और वायु में वेग कितना दिया है, 3 × 10⁸ दिया है। कांच का वेग कितना है नहीं पता, तो आप Vg लिख दीजिए। आप Vg निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ बटे में 1.5। आप भाग देंगे तो 1.5 दूनी कितना हो जाएगा, 3। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये आपका आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 2 का। तो आप देखिए क्या निकालेंगे, वायु में प्रकाश का वेग, कांच में प्रकाश का वेग। तो देखिए कांच का अपवर्तनांक 1.5 दिया हुआ, वायु का वेग लिखिए, और आपको कांच का वेग नहीं पता है तो आप कांच के वेग को इधर लेके आइए, 1.5 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपका सवाल समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे लिखा है स्टूडेंट कि आपको दिया है केरोसिन, ये आपको करना चौथा, हीरे का अपवर्तनांक 2.42। इसका मतलब क्या है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, यानी इसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है। इसीलिए आप देखते हैं कि इसमें से प्रकाश की किरणें जल्दी से नहीं गुजर पाती और बार बार हीरे में से प्रकाश की किरणें टकराती रहती है। यही कारण है कि हीरा जो है काफ़ी चमकता हुआ दिखाई देता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट, आपको टॉपिक समझ में आया होगा, मैं उम्मीद कर सकता हूँ। चलिए माय डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी